Hello, myself Ganesh Chauhan, सीनियर बॉटनी फैकल्टी CLC सीकर। हम लोग साइटोलॉजी का जो नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, इनकी स्टडी कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में यानी कि 24th में हम लोगों ने स्टडी की थी क्रोमोसोम क्या हैं, जस्ट उनके जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उस पर बात करी थी। आज हम कुछ और क्रोमोसोम से रिलेटेड स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्रोमोसोम का। अब हम लोग एक बार स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र की संरचना। गुणसूत्र की संरचना। गुणसूत्र की संरचना किस तरीके की होती है, इस पर हम बात करेंगे। तो गुणसूत्र के कुछ डायग्राम तो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, कुछ एक जो आज भी काम का बना हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं है, हम उस पर भी बात करेंगे, है ना। जैसे एक ये टीलोमियर रीजन है, ऐसे। कुछ इस तरीके से। ये काफ़ी दिनों से पढ़ाया जाता है, बहुत पहले से इसकी स्टडी की जा रही है, ओल्ड मॉडल माना जाता है, लेकिन इससे रिलेटेड आज भी क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन है, तो हम इस पर बात करेंगे। ये है इसमें क्रोमोनिमेटा, ऐसे कुछ इस तरीके से। ये जो क्रोमोनिमेटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये इसके इनर सरफेस पर पाए जाते हैं, कुछ इस तरीके से। अब ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, इस पर कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इन्हें हम काइनेटोकोर कहते हैं। ये तो हम लोग इसे स्टडी करें तो ये क्या है, ये है टीलोमियर। टीलोमियर ये कौन है, ये काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। इनकी संख्या एक क्रोमोसोम में 2 होती है। ये प्रोटीन ग्रेन्यूल है, प्रोटीन से निर्मित संख्या में 2, संख्या में 2। ये होते हैं।
अब इस हिस्से को हम क्या नाम दें? यहाँ ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ये कहीं ना कहीं सेंट्रोमियर कहलाता है। इसे हम कहेंगे प्राथमिक संकीर्णन, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसे कहते हैं प्राथमिक संकीर्णन। ये जो द्वितीयक, ये जो संरचना हम देख रहे हैं इसे हम कहते हैं सैटेलाइट, सैटेलाइट भाग, लाइट भाग सेट क्रोमोसोम में ही पाया जाता है। ये जो रीजन है इसे कहते हैं द्वितीयक संकीर्णन, द्वितीयक संकीर्णन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। इसी रीजन को हम कहते हैं NOR, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। ये जिन क्रोमोसोम में आपको ये द्वितीयक संकीर्ण नजर आते हैं इन्हें वास्तव में हम लोग NOC के नाम से जानते हैं। NOC, न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम। NOC की जो संख्या है, NOC न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम। NOC ये ह्यूमन क्रोमोसोम में, मानव जीनोम के 13, 14, 15, 21 एंड 22 क्रोमोसोम में होते हैं। क्रोमोसोम में इनकी उपस्थिति होती है। इन्हें हम NOC, सैटेलाइट या सेट क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसे हम कहते हैं क्रोमोनिमा या क्रोमोनिमेटा, क्रोमोनिमा, क्रोमोनिमा। ये और ये जो चीज़ है इसे कहते हैं मैट्रिक्स, इसमें प्रोटीन मिल जाएंगे, इसमें मिनरल्स की प्रेजेंस होगी, RNA प्रेजेंस होते हैं।
इस मैट्रिक्स रीजन में। चूँकि हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं तो हम उसी तरीके से इसे स्टडी करेंगे। ये चीज़ है। अब एक सिंपल सा क्रोमोसोम बना लेते हैं जो एनसीईआरटी की रिक्वायरमेंट है। एनसीईआरटी में वो बना हुआ है, तो इसे छोटे से सेगमेंट में देख लेते हैं। ये क्या है? क्रोमोसोम इस तरीके से एनसीईआरटी के जरिए एक्सप्लेन किया गया। ये यहाँ पर काइनेटोकोर हैं दोनों साइड, बीच में सेंट्रोमियर है। तो इसे तो हम कहेंगे बीच वाले को सेंट्रोमियर। अब ये जो क्रोमोसोम है ये गुणसूत्र है। क्रोमोसोम इसे डायड भी कह सकते हैं। और इसका जो आधा हिस्सा होता है ये कहलाएगा क्रोमैटिड एंड दे आर काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर रीजन है। ये सेंट्रोमियर तो ऐसे एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दे रखा है, वो उस तरीके से सिर्फ 3 शब्दों पर एक्सप्लेनेशन दी गई है। अब हम जरा इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेलिकल। ये है, ये जो बाहरी लेयर, इसे पेलिकल शब्द कहा गया है। पेलिकल का मतलब हुआ बाहरी आवरण। तो कह सकते हैं यह है गुणसूत्र का बाहरी आवरण है जो प्रोटीन से निर्मित होता है। प्रोटीन से निर्मित होता है। अभी रिसेंटली क्वेश्चन बना है मैट्रिक्स पर कि इसमें मैट्रिक्स भी पाई जाती है। मैट्रिक्स ये एक कॉलॉइडल स्ट्रक्चर है, कलिलीय संरचना है, अर्ध ठोस पदार्थ है। इसके अंदर हमें आरएनए मिल जाएंगे, इसमें हमें प्रोटीन मिल जाएगी, इसमें हमें मिनरल्स और वाटर, ये 4 कंपोनेंट मिल जाएंगे। यह है कॉलॉइडल का मतलब अर्धठोस भाग है। इसमें प्रोटीन, आरएनए, खनिज में खास तौर से याद रखना कैल्शियम। ये कहीं ना कहीं कॉइलिंग कंडेंसेशन में हेल्प करता है, गुणसूत्र की संरचना बनाने में उपयोगी है। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा गया है कैल्शियम वाले हिस्से में।
तथा जल उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। अब आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। जैसे कुछ जॉइंट क्रोमोसोम है, जैसे लैम्प ब्रश क्रोमोसोम है या आपके पॉलीटीन क्रोमोसोम है। इनमें ख़ास तौर से पूछा जा चुका है 2013 में नीट के एग्ज़ाम में, जब पीएमटी होती थी उस टाइम के ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आरएनए का निर्माण गुणसूत्र के किस भाग में संपन्न होता है। तो फिर उसमें जो राइट आंसर माना गया था वो मैट्रिक्स भाग माना गया था। तो उसी पर हम बात कर सकते हैं। कुछ बड़े गुणसूत्र जैसे पॉलीटीन, तथा लैम्प ब्रश में अनुलेखन से मतलब है डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए निर्माण मैट्रिक्स भाग में ही होता है। मैट्रिक्स भाग में ही होता है, मैट्रिक्स भाग में ही होता है ये। अब इसके अगले सेगमेंट पर बात की जाए, वो है टीलोमियर। ज़्यादातर गुणसूत्रों में प्राथमिक संकीर्णन होता है, मोस्टली में एक संकीर्णन पाया जाता है, प्राथमिक संकीर्णन बोलते हैं। इसका जो अंतिम सिरा होता है, जो रक्षात्मक है, प्रोटेक्टिव है, दूसरे क्रोमोसोम को जुड़ने से रोकता है, तो उस रीजन को हम टीलोमियर कहते हैं। टीलोमियर रीजन कहा जाता है कि इसी टीलोमियर रीजन में टीलोमरेज एंजाइम पाया जाता है। दूसरी टीलोमियर के अंदर जो डीएनए का एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन जो 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, उनमें से जो ग्वानिन नाइट्रोजन बेस है उसकी अधिकता इसी भाग में पाई जाती है। तो कह सकते हैं प्राथमिक सेंट्रोमियर, प्राथमिक सेंट्रोमियर की ओर अंतिम सिरा टीलोमियर कहलाता है। टीलोमियर कहलाता है। यह अन्य गुणसूत्र को
जुड़ने से रोकता है। अच्छा, इसमें ग्वानिन नाइट्रोजन क्षार अधिक मात्रा में होते हैं। इसमें टीलोमरेज एंजाइम पाया जाता है। टीलोमरेज एंजाइम पाया जाता है। टीलोमरेज एंजाइम पाया जाता है। ये इसके बाद इसके कुछ अन्य पार्ट्स पर भी स्टडी की जा सकती है। वो कुछ इस तरीके से सैटेलाइट, अंतिम सिरे से ही बात की जाए, इसके बाद में सैटेलाइट यह द्वितीयक सेंट्रोमियर की ओर स्थित अंतिम सिरा है। यह जीनोम के कुछ गुणसूत्रों में ही होता है। जैसे मानव जीनोम के 13, 14, 15, 21, 22 गुणसूत्रों में ही होता है। ऐसे अन्य सभी में नहीं पाया जाता। ओके, इन गुणसूत्रों को हम सेट क्रोमोसोम भी कहते हैं। इन गुणसूत्रों को सेट क्रोमोसोम भी कहते हैं। सेट क्रोमोसोम भी
कहते हैं। याद रहे ये सब में नहीं पाए जाते, और इन्हीं को हम NOC भी कहते हैं। NOC का मतलब हुआ न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम। कहा जाता है कि NOR रीजन तथा न्यूक्लियस एक दूसरे में परिवर्तनशील होते हैं। तो मैं स्टार बना के यहाँ लिख देता हूँ। द्वितीयक संकीर्णन NOR तथा केंद्रिका से मतलब है न्यूक्लियोलस एक दूसरे में परिवर्तनशील होते हैं। ये बात हमें आगे भी समझ में आएगी। जब लेट प्रोफेज आता है तो उसकी जो केंद्रक झिल्ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो RER में बदल जाती है और साइटोप्लाज्म में पड़ी रहती है। लेट प्रोफेज होता है तब केंद्रक से केंद्रिका भी विलुप्त हो जाता है, अपघटित हो जाता है। आखिर वो कहाँ जाता है? तो उसी समय क्रोमैटिन कॉइलिंग और कंडेंसेशन के द्वारा, संघनन प्रक्रिया के द्वारा गुणसूत्र में बदलते हैं। तो ये जो केंद्रिका है वो जाके इस रीजन द्वितीयक संकीर्णन को बनाने में मददगार होती है, यहाँ एक्युमुलेट हो जाता है। यहाँ एक और बात कही जाती है, आखिर ऐसा कन्वर्जन क्यों होता है, कैसे होता है? तो ये कन्वर्जन pH के डिफरेंस के बेसिस पर बताया गया है। न्यूक्लियोप्लाज्म का pH और साइटोप्लाज्म के pH में जो वेरिएबिलिटी आती है उस दौरान, उसी की वजह से ये सारा प्रक्रम हमें देखने को मिलता है। तो ये अब बात आती है कि प्राइमरी सेंट्रोमियर क्या है और सेकेंडरी सेंट्रोमियर क्या है। तो हम अगली हेडिंग लिखें, प्राइमरी सेंट्रोमियर, प्राथमिक संकीर्णन। इसे हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो कह सकते हैं अधिकांश गुणसूत्र में यह उपस्थित रहता है। इसके दोनों पार्श्व दिशा में प्रोटीन से निर्मित डिस्क के नुमा, चकती नुमा काइनेटोकोर स्थित होते हैं।
जिनसे कोशिका विभाजन के समय तर्कुतंतु आकर जुड़ते दे आर कनेक्ट विथ काइनेटोकोर, और उसके बाद इनके द्वारा संकुचन होता है तर्कुतंतु से, और इन्हीं सेंट्रोमियर से ये अलग हो जाते हैं और दोनों ध्रुवों की ओर एक एक क्रोमेटिड को लेकर गुजर जाते हैं या मूवमेंट करते हैं। तो ये प्राइमरी संकीर्ण ज़्यादातर में ये पाया जाता है, क्योंकि इसके बिना एक क्रोमोसोम में मूवमेंट संभव नहीं है। अब हम इससे रिलेटेड और अध्ययन करें, जैसे कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन हमें स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, तो उस पर बात की जाए। द्वितीयक संकीर्ण, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, द्वितीयक संकीर्ण एनसीईआरटी में इसमें लिखा है, कहा जाता है कि ये हेट्रोक्रोमेटिन से बने होते हैं। इन्हें अगर फर्दर स्टेन किया जाए तो इसमें स्टेन नहीं किया जा सकता, अभिरंजन रहित होते हैं। तो कह सकते हैं कुछ गुणसूत्र जिन्हें हम सेट क्रोमोसोम कहते हैं, में ही इनकी उपस्थिति होती है, है, सब में नहीं पाए जाएंगे। सेट क्रोमोसोम का नंबर मैंने आपको बता रखा है, 13, 14, 15, 21 एंड 22 में ही पाए जाते हैं। एक और ख़ास बात, इनसे स्पंडल फाइबर नहीं जुड़ते, इनमें काइनेटोकोर नहीं पाए जाते। अच्छा जी, इन्हें अभिरंजित नहीं किया जा सकता है, दे आर नॉट स्टेन। एनसीईआरटी की लाइन है, खास है ये। अच्छा, कहाँ है क्रोमोसोम मैंने आपको बता दिए। ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, इसे हम NOR भी कहते हैं, हम आपको कई बार बता सकते हैं। इसे NOR भी कहते हैं, ऐसे। तो ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन की भी बात होगी। अब इसमें एक शब्द है क्रोमोनिमा, तो कह सकते हैं संघनित
तंतुमय आनुवांशिक लक्षणों युक्त आनुवांशिक लक्षणों युक्त मैट्रिक्स में पाई जाने वाली संरचना जाने वाली संरचना जो संपूर्ण गुणसूत्र में होती है, आप देख भी पा रहे हैं कि ये रेड कलर जो आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक सभी में है। अब इन्हीं की कॉइलिंग ये किस बेसिस पर है? इसके बेसिस पर ये गुणसूत्र दो तरह के हो जाते हैं, एक प्लेक्टोनिमिक, एक पैरानिमिक। प्लेक्टोनिमिक वो क्रोमोसोम होते हैं जिनके क्रोमोनिमा या क्रोमोनिमेटा आसानी से अलग नहीं होते, पैरानिमिक में आसानी से अलग हो जाते हैं। तो प्लेक्टोनिमिक समसूत्री विभाजन में, पैरानिमिक अर्धसूत्री विभाजन में पाए जाते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है, हालांकि इनसे रिलेटेड आज भी किताबों में क्वेश्चन पाए जाते हैं। ये कह सकते हैं यह है पैरानिमिक आसानी से अलग होते हैं। उदाहरण तथा अर्धसूत्री विभाजन के समय होते हैं। अच्छा, दूसरा है प्लेक्टोनिमिक। प्लेक्टोनिमिक का मतलब है आसानी से अलग नहीं होते। होते हैं तथा समसूत्री विभाजन के समय पाए जाते हैं। ये है क्रोमोनिमा। ओके, मैट्रिक्स हो गया, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। एक और इसमें इंफॉर्मेशन होती है वो खास है, जैसे अगर एक क्रोमैटिन है, ऐसे धागा है, उस धागे पर अगर कुछ ऐसे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ऐसे, तो इसे हम कहते हैं जीन। और वही बिंदु जहाँ पर इस जीन की प्रेजेंस होती है
उसको हम कहते हैं क्रोमोमियर। क्रोमोमियर ये, और ये धागा हो जाएगा क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। तो एक शब्द और आपसे पूछा जा सकता है कि क्रोमोमियर क्या होता है। क्रोमोमियर, तो क्रोमोमियर की कहानी ये है क्रोमोमियर ऐसे। क्रोमैटिन भाग में वह स्थान जहाँ जीन की उपस्थिति होती है, क्रोमोमियर कहलाते हैं। उपस्थिति होती है। अच्छा, जीन कहलाते हैं, ठीक है। क्रोमोमियर, तो ये सारी शब्दावली हो गई। अब हम आपको एक खास शब्द पढ़ाते हैं, जीनोम किसे कहते हैं। जीनोम, इससे भी मदद आपको मिलेगी। जीनोम का मतलब होता है कि वह सब गुणसूत्र की संख्या जो एक अगुणित कोशिका में उपस्थित होती है। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए हैप्लॉइड सेल नोन एज जीनोम। जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि हम इंसान की जो सेल है उसमें 2n = 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें n = कितने हो जाएंगे, 23 ऑर्डिनरी फॉर्म में। XY की बात करें तो वो 24 हो सकता है। तो कहने का मतलब हुआ पेयर्स। तो अगुणित कोशिका में जितने भी गुणसूत्र की संख्या होगी वो कहीं ना कहीं जीनोम कहलाता है। इसी में एक जीव के संपूर्ण कैरेक्टर, संपूर्ण लक्षण मौजूद होते हैं। तो कह सकते हैं अगुणित मतलब हैप्लॉइड, इसे हम N भी कहते हैं। N कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या जीनोम कहलाती है। जीनोम कहलाती है ऐसे। उपस्थित गुणसूत्र की संख्या जीनोम कहलाती है। जैसे मनुष्य के जीनोम में 23 गुणसूत्र ड्रोसोफिला
के जीनोम में 4 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। यहाँ एक लाइन लिखी जा सकती है, एक जीनोम में एक जीव की संपूर्ण आनुवांशिक सूचना या आनुवांशिक लक्षण उपस्थित होते हैं ऐसे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है अबाउट टू क्रोमोसोम। हम क्रोमोसोम को अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें। जब क्रोमोसोम को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें सेल डिवीज़न पढ़ना आसान हो जाता है। वही है, साइंस का मतलब है कंटिन्यूटी ऑफ स्टडी और सब्जेक्ट। तो एक दूसरे से चीज़ें कनेक्ट होती हैं। क्रोमोसोम आता है तो आप सेल डिवीज़न अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर क्रोमोसोम नहीं आएगा, सेल डिवीज़न में बातें समझ में नहीं आएंगी। तो हर चीज़ का एक रॉ मटेरियल होता है, हर चीज़ का एक बेसिक कंपोनेंट होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गेनेल होते हैं, जो आगे चल के उनकी डिफरेंट फंक्शनिंग को अंजाम देते हैं। क्योंकि जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हो, आनुवांशिकी पढ़ते हो, आनुवांशिकी है, बायोटेक्नोलॉजी है, तब इन क्रोमोसोम की इम्पोर्टेंस आपके काम आती है। काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। हम इससे संबंधित और भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आइडियोग्राम है, कैरियोटाइप है। इसमें हम गुणसूत्र के प्रकारों पर बात करेंगे, जो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर, जैसे टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। नीट में पिछले साल क्वेश्चन भी बना है। उसके बाद में सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर तो मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं। ये चीज़ फिर हम कुछ पॉलीटिन और लैम्पोरस, जो जाइंट क्रोमोसोम कहलाते हैं, बड़े बड़े गुणसूत्र हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के बिना भी बड़े आराम से देख सकते हैं, उन पर बात करेंगे। उन पर क्वेश्चन बन रहे हैं। और फाइनली हम मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र की आणविक संरचना, आखिर एक गुणसूत्र में रासायनिक रूप से क्या क्या घटक मौजूद होते हैं, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, आरएनए, डीएनए, इनकी व्यवस्था किस तरीके से होती है, इनकी गुणसूत्र की संरचना में क्या भूमिका होती है, ये सारी चीज़ें आगे हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद में डायड क्या होते हैं, मोनाड क्या होते हैं, क्रोमेटिड क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिन क्या है, इनको एक साइकिल के बेसिस पर भी हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। तो ये आगे की स्टडी है, ठीक है। ओके, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको फर्दर स्टडी कराते हैं। ओके, थैंक यू।